हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। आईसीजे क्या है, कैसे काम करती है, कौन इसमें अपना केस फाइल कर सकता है और इंडियन जजेस हैं जो कौन से इंडियन जजेस इसमें अभी एट प्रेजेंट हैं और इसके कितने मेंबर होते हैं, कितने जजेस होते हैं, उनकी क्या टर्म होती है, उनको डिसमिस कैसे उसका हो सकता है, उनका रिमूवल कैसे होता है, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो कैसे होगी। तो इस सब जानने के लिए हम आज ये डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट में हम आईसीजे भी कहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट से नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कॉमन सेंस में एक लेमैन की लैंग्वेज में आप बोलोगे तो इंटरनेशनल कोर्ट को वो वर्ल्ड कोर्ट ही बोलेगा। क्यों वर्ल्ड कोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक कोर्ट है जो पूरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपस में डिस्प्यूट को सेटल करती है। एक वर्ल्ड कोर्ट होती है। एक कोर्ट होती है कि सॉवरेन स्टेट की कोर्ट। सॉवरेन स्टेट में अलग अपना सेटअप है, अपना जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो कोर्ट की जुडिशरी की सेटअप है उसके अंदर वो इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट है या क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट है, सिविल है या अदर जो राइट है उसको लेके जो भी डिस्प्यूट है वो एक कंट्री अपना एक उसका सेटअप होता है। बट क्या होगा उस सिचुएशन में, क्या होगा जब अलग अलग कंट्री के अलग अलग डिस्प्यूट होंगे और वो आपस में डिस्प्यूट होंगे, तो उन सब जो डिस्प्यूट हैं, अब जो दो अलग कंट्री के, दो या दो से ज्यादा कंट्री के आपस में जो डिस्प्यूट हैं, उनके लिए एक वर्ल्ड कोर्ट है जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आईसीजे शॉर्ट में कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये सेटल हुई थी चैप्टर 14 ऑफ यूएन चार्टर के अंतर्गत। इसका जो सेटलमेंट का जो इसका जो सेटअप का पर्पस था वो पर्पस था जो स्टेट हैं उनके जो आपस में डिस्प्यूट हैं उसको इंटरनेशनल लॉ के अंडर उनको सेटल किया जाए। क्योंकि यूएन चार्टर कहता है कोई भी अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको एक पीसफुल मैनर में आप सेटल कर सकते हो। पीसफुल मैनर में कैसे सेटल होगा, आप मेरी पुरानी जो वीडियो दी गई है, यूएन क्या है, जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उसमें ये सारे कौन कौन से डिस्प्यूट होते हैं, कैसे वो राइज होते हैं, वो सारे उस वीडियो में दिए गए हैं। आप उन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इसका सेटअप किया गया, इस कोर्ट का सेटअप किया गया। तो ये जो कोर्ट है ये जुडिशियल ऑर्गन है, यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। यूएन के और भी बहुत से जो ऑर्गन्स हैं जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, तो सेक्रेटेरिएट, ये सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्गन्स हैं। उसमें से जो जुडिशियल एंगल से है वो है यूएन का, जो जुडिशियल एंगल से है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जून 1945 में यूएन चार्टर के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसने अपना जो वर्क है वो अप्रैल 1946 में स्टार्ट किया। ये आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें, नोट कर लें। तो इसके जो इंटरनेशनल जो स्टैट्यूट है उसके अनुसार ये स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के अनुसार ही काम करती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इससे पहले एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले एक कोर्ट होती थी। तो उसके बाद जो इसके लिए स्टैट्यूट बना तो उससे अनुसार ही ये कार्य करती है। तो जो यूएन के मेंबर देश हैं वो सारे इप्सो फैक्टो इस कोर्ट के मेंबर भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो इसकी जो ये इंपॉर्टेंट है, इट्स सीट ये हेग में है, नीदरलैंड में ये कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एस्टेब्लिश है। इसकी जो सीट है वो हेग में है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है जिसने 1922 से लेके 1946 तक कार्य किया और उसको अप्रैल में परमानेंटली डिसॉल्व कर दिया। अप्रैल 1946 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को परमानेंटली डिसॉल्व कर दिया। उसके डिसॉल्व होने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो होंद में आई। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है उससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंटरनेशनल, इससे अलावा जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है
ये एक स्पेशल ट्रिब्यूनल थी जो सिक्योरिटी काउंसिल ने क्रिएट की थी और इसने अपना कार्य किया था, ऑपरेट किया था 1993 से लेके 2070 तक। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद आती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC। ये फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी जो ट्रीटी के अनुसार स्टेब्लिश हुई थी। इसका यूएन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था। तो यूएन के जो सिस्टम में जो यूएन का मेन ऑर्गन है उसके अनुसार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही इसका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। जो पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सबमिट हुआ था वो मई 1947 में हुआ था, जो कंसर्न था कॉर्फू चैनल से, जो यूके ने अल्बानिया के खिलाफ फाइल किया था। तो ये आपके लिए बेसिक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की है। उसके बाद अब देखते हैं कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जजेस हैं। तो जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या कौन जो पर्सन है वो इसका जज बन सकता है। तो जो पर्सन विद हाई मॉरल स्टैंडर्ड या कैरेक्टर है possesses the qualification required in their respective country for the appointment in higher judiciary। जिस पर्सन के पास हाई मॉरल स्टैंडर्ड है और उसके पास वो सब क्वालिफिकेशन है जो उसको उसके देश में किसी भी हायर जुडिशरी की पोस्ट को अपॉइंट होने के लिए उसकी वो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी क्वालिफिकेशन भी यहाँ चाहिए। तो इसके अलावा कोई भी दो मेंबर एक स्टेट से नहीं हो सकते, सेम स्टेट से नहीं हो सकते। इट मीन्स जैसे इंडिया के कोई भी दो जज हैं वो या मेंबर हैं वो इंडिया से नहीं हो सकते, वो एक इंडिया से होगा एक दूसरी कंट्री से होगा। किसी एक देश से दो मेंबर नहीं हो सकते। अब जो जज होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, जजेस का जो इलेक्शन है वो कैसे कंडक्ट होता है, कैसे अपॉइंट होते हैं। तो जो अपॉइंटमेंट है मेंबर्स की, जजेस की, जिसको हम मेंबर कहते हैं या जजेस कहते हैं, वो जनरल असेंबली द्वारा की जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा की जाती है। जो मेंबर स्टेट हैं जो कंट्री हैं वो यूएन की मेंबर हैं, वो अपने अपने नॉमिनेशन देती हैं। उनके नॉमिनेशन के अनुसार उसका जो लिस्ट बनती है, कैंडिडेट की लिस्ट बनती है, उसमें से जो कैंडिडेट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है वोट की, वो जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिस कैंडिडेट को मिलती है वो एज ए मेंबर या एज ए जज उसको एज ए कंसीडर किया जाता है। अब टर्म कितनी होती है, तो जो जजेस की टर्म्स है वो 9 ईयर तक होती है। अगर एक जज इलेक्ट होता है तो वो 9 ईयर टर्म तक वहां रह सकता है, बट साथ में कंडीशन ये भी है भी वो री इलेक्शन भी हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी रिटायरमेंट एज यूएन चार्टर में नहीं दी गई। इट मीन्स रिटायरमेंट एज कोई नहीं है। अब रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर या जज का या रेजिग्नेशन कैसे होता है। तो जो रेजिग्नेशन होगा वो होगा प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट होगा कोर्ट का, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा कि वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन को वो रेजिग्नेशन दे सके। इट मीन्स थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन को रेजिग्नेशन दिया जा सकता है। रेजिग्नेशन के अलावा डिसमिसल होता है जजेस का। अगर कोई जज यूनानिमस ओपिनियन आ जाता है दूसरे मेंबर का कि वह पर्टिकुलर जो मेंबर है उसने जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन थी, रिक्वायर्ड कंडीशन थी फुलफिलमेंट की उस सीट की, वो कंप्लीट नहीं की है या उसने अब वो उसमें वो क्वालिफिकेशन नहीं रही, तो वो उससे डिसमिस किया जा सकता है पोस्ट से, एज ए मेंबरशिप उससे डिसमिस किया जाता है। तो इंडियन जजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो एट प्रेजेंट है वो जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, वो इस टाइम के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं। उन्होंने 27 अप्रैल 2012 को एज ए मेंबर ज्वाइन किया था और वो री इलेक्ट हुए हैं 6 फरवरी 2018 को वो री इलेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो 3 साल के लिए कोर्ट खुद ही अपने मेंबर में से करती है।
तो जो प्रेसिडेंट हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हैं, उनका नाम है अब्दुल काजी अहमद यूसुफ, जो 6 फरवरी 2018 से इसके प्रेसिडेंट हैं और वह सोमालिया को बिलोंग करते हैं, सोमालिया कंट्री को बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं हु कैन फाइल द केस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन अपना केस फाइल कर सकता है? आर्टिकल 34 है, स्टैट्यूट स्टेट ओनली स्टेट में यूज दिस कोर्ट और फाइल देयर केस इन इट। इट मीन्स स्टेट आप समझ के चलो कंट्री, जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो ही इसमें अपने केस फाइल कर सकती है। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कंट्री के किसी इंडिविजुअल के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच कर सके, अपना कोई मसला लेके जा सके। उसके लिए उसको अपने ही जो सॉवरेन स्टेट है, उसके जो जुडिशियल सेटअप है, उसके थ्रू ही उसको अपना फाइल करके अपने राइट है जो वो इन्फोर्समेंट करा सकता है। बट वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ और सिर्फ स्टेट अपने केस फाइल कर सकती है। यूएन चार्टर या कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, किसी भी स्टेट के ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं इम्पोज करता कि वह अपने डिस्प्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही रेफर करे। अब कोई अगर इसमें इम्पोज नहीं करता तो फिर स्टेट क्यों फाइल करेगी अपने डिस्प्यूट? तो इसका आंसर है कि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कंपिटेंट है तभी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए या डिस्प्यूट पे हियरिंग करने के लिए, अगर जो कंसर्न स्टेट है जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है वो अपनी कंसेंट दे और उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसमें एक्सेप्ट करें। अगर दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट है वो रिसीव दिस पावर ओनली फ्रॉम द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न दैट इट शुड सो एक्ट। इट मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट के पास अपनी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो अगर जो स्टेट हैं, दो स्टेट हैं, वो आपस में डिस्प्यूट में है, वो अपनी कंसेंट देती हैं और उस कंसेंट के अनुसार उसको जुरिस्डिक्शन, कोर्ट को उस मैटर को सॉल्व करने की जुरिस्डिक्शन देती हैं। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन का मीनिंग हम देख लेते हैं। जुरिस्डिक्शन मीन्स पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू रेंडर ए बाइंडिंग डिसीजन ऑन द सब्सटेंस ऑफ और मेरिट ऑफ ए केस ऑफ प्लेस बिफोर इट। जुरिस्डिक्शन मीन्स की अथॉरिटी, जुरिस्डिक्शन के अनुसार पावर है उसके पास, अथॉरिटी है कोर्ट के ऊपर कि वो बाइंडिंग डिसीजन दे सके मेरिट के ऊपर जो भी केस उसके सामने लाया गया है। अब कंसेंट कैसे दे सकते हैं? कंसेंट है ये जो नीचे मेथड दिए गए हैं, इन किसी भी मेथड के अनुसार कंसेंट स्टेट अपनी कंसेंट दे सकते हैं जुरिस्डिक्शन के लिए थ्रू स्पेशल एग्रीमेंट। अगर वो कंसेंट के लिए स्पेशल एग्रीमेंट कोर्ट के साथ नहीं, अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ वो एग्रीमेंट करती है तो उसके अनुसार वो उस एग्रीमेंट में लिखते हैं भी अगर कुछ भी इसमें डिस्प्यूट होता है, ट्रीटी में डिस्प्यूट होता है तो इट विल गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस तरह वो अपनी कंसेंट दे सकती है। मल्टीलेटरल ट्रीटी के अनुसार अगर कोई ट्रीटी वो करती है तो उसमें मैटर आता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी कैसे होगी, और उसमें वो इसमें ये एक प्रोविजन रखते हैं कि वह अगर कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन के रिलेटिंग मैटर आता है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रेफर किया जाएगा। कोई बायलेटरल ट्रीटी के अनुसार भी वो अपना कंसेंट है वो दे सकते हैं। और फोर्थ इसका वे है कि वह फॉर्मल वे में कंसेंट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट केस में कोई एक स्टेट है केस फाइल करती है और दूसरी स्टेट है जो डिफेंडेंट स्टेट है वो उस केस को मेरिट पे कंटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है तो वो सब्सिक्वेंटली ये पॉइंट आर्ग्यू नहीं कर सकती कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इस केस में डिसीजन देने की नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 36 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है कि state party to the present statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement in relation to any other state accepting the same obligation the jurisdiction of the court in all the legal dispute concerning it means जो उसने ट्रीटी के द्वारा, जो हमने पीछे देखा ट्रीटी के द्वारा, तो अगर स्टेट कंसेंट देती है तो ठीक है। अगर कोई स्टेट डिक्लेयर कर देती है, स्पेशली डिक्लेयर कर देती है भी
बिना किसी एग्रीमेंट के वो जो कंपल्सरी इप्सो फैक्टो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, उसको एक्सेप्ट करती है इन मैटर में। जो नीचे हम आगे देखते हैं, तो उन मैटर में अगर वो कुछ डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट उसमें अपना जुरिस्डिक्शन यूज करके उस मैटर को डील कर सकती है। ये हर एक स्टेट को अपनी एक डिक्लेरेशन साइन करके देनी होगी। तो ये कौन से जो लीगल डिस्प्यूट है जिसमें कंपल्सरी जो इप्सो फैक्टो है विदाउट एग्रीमेंट वो अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है? तो सबसे पहले आता है द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी। अगर कोई ट्रीटी किसी कंट्री में होती है या कंट्रीज में वो ट्रीटी होती है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट अपना जो लीगल जजमेंट है वो दे सकती है। इसके अलावा एनी क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अगर इंटरनेशनल लॉ के रिलेटिंग कोई लीगल क्वेश्चन है तो उसके लिए भी कॉम्पिटेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्ट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट जो एस्टेब्लिश करता है कि ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की ब्रीच हुई, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की कोई ऐसी ब्रीच हो रही है, कोई ऐसा फैक्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन एक ट्रायल हो सकता है, तो उसकी कॉम्पिटेंसी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है। उसके अलावा इंटरनेशनल उस नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिपेरेशन टू बी मेड फॉर द ब्रीच ऑफ एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, अगर कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की ब्रीच होती है तो उसमें भी कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना जो जजमेंट है वो दे सकती है। अब इंटरनेशनल कोर्ट है वो काम कैसे करती है, हाउ द कोर्ट वर्क्स? तो जो कोर्ट है वो टू टाइप के केसेस देखती है, कंटेंजियस केसेस और एडवाइजरी ओपिनियन। कंटेंजियस केसेस में हम कहते हैं डिस्प्यूटेबल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट सबमिट टू इट बाय देम। कोई भी ऐसा केस जिसमें एक लीगल डिस्प्यूट दो कंट्री या दो से ज्यादा कंट्री के बीच कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया है, तो उस तरह के केस है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखती है। इसके अलावा एडवाइजरी ओपिनियन के ऊपर भी काम करती है। एडवाइजरी ओपिनियन ओनली एंड ओनली यूएन के जो ऑर्गन है या यूएन की जो 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, जो उससे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वही एडवाइजरी ओपिनियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ले सकते हैं। एडवाइजरी ओपिनियन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ लीगल क्वेश्चन के ऊपर ही वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकती है। सोर्सेस ऑफ लॉ एप्लीकेबल, जैसे किसी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में आप कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके अदर जो क्रिमिनल लॉ हैं, सिविल लॉ है, वो एक पूरा एक लेजिस्लेशन है जिसको मानते हुए कोर्ट अपने डिसीजन देती है, जिसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपने डिसीजन देती है। बट इंटरनेशनल लॉ कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये जो हम देखेंगे ऐसे जो सोर्सेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो अपने डिसीजन देती है। जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन इन फोर्स, जो भी कन्वेंशन या ट्रीटीज हैं वो सोर्सेस ऑफ लॉ हैं, एप्लीकेबल होंगे। जो इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, इंटरनेशनल जो कस्टम है, जो पुरानी कस्टम चली आ रही है, वो उसमें एप्लीकेबल होंगी। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, लाइक लॉ, वो सारे सोर्सेस हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अप्लाई करती है। उसके अलावा जुडिशियल डिसीजन आ गए। उसके अलावा टीचिंग ऑफ हाईली मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ द वेरियस नेशन, अलग अलग देशों के जो क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको वो रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा कोर्ट कैन डिसाइड ए केस एक्स एक्यू एट बोनो, कोर्ट इस केस को एक्स एक्यू एट बोनो भी डिसाइड कर सकती है। Ex equo et bono means without confining itself to the existing rule of international law if the parties so agreed। ऊपर जो हमने 5 जो सोर्सेस किए हैं उसको छोड़ के कोर्ट अपने जो एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं उसके अनुसार भी डिसीजन दे सकती है अगर जो पार्टी इन डिस्प्यूट है वो इसमें एग्री करती हैं। तो हम लास्ट देखते हैं बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ जजमेंट। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी तो उसको हम फोर्स कैसे कराएंगे, क्या वो सबके लिए मान्य होगी? तो बिल्कुल जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है वो फाइनल होगी और विदाउट एनी अपील होगी।
क्योंकि जो मेंबर हैं, यूएन के मेंबर स्टेट हैं, उन्होंने यूएन जो चार्टर साइन किया, यूएन चार्टर के अनुसार वो साइन किया, मेंबर बने वो उस यूएन के, तो उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन मानेंगे अगर वो उस केस में पार्टी होते हैं। अगर वो डिसीजन नहीं मानते तो क्या होता है? अगर वो कोई भी पार्टी अपना डिसीजन कंप्लाई नहीं करती है, जजमेंट कंप्लाई नहीं करती है, तो जो दूसरी पार्टी है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपना जा सकती है उस इन्फोर्समेंट को लेके, और सिक्योरिटी काउंसिल ये कंसीडर करेगी कि कौन से मेयर हैं वो लिए जाएं ताकि वो जजमेंट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दी है उसको इन्फोर्स इफेक्टिवली करवाया जा सके। तो इन शॉर्ट, इन होल कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंटरनेशनली डिस्प्यूट होते हैं उसको पीसफुल सेटलमेंट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इंटरनेशनल ट्रीटीज डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, सो दैट कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।